हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेकर के आया हूं, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है जो प्रीवियस ईयर बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं या आगे के आने वाली परीक्षाओं में काफी आने के उनके चांसेस हैं। तो ये जो वीडियो सीरीज शुरू की गई है चैनल पर, जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट सीरीज, वो आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं को देखते हुए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। तो आप सभी से निवेदन है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्री ऑफ कास्ट तैयारी के लिए जरूर जुड़ें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो इंक्लूड किए गए हैं उनकी व्याख्यात्मक हल के साथ सॉल्यूशन आप सभी को डिस्कस किया जाएगा। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? ऑप्शन ए अशोक वृक्ष, ऑप्शन बी आम का वृक्ष, ऑप्शन सी पीपल का वृक्ष और ऑप्शन डी शाल का वृक्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाल का वृक्ष। व्याख्या देखते हैं इस प्रश्न की। रानी माया देवी, जिन्हें महामाया भी कहा जाता है, ने गौतम बुद्ध को शाल वृक्ष के नीचे जन्म दिया था और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के रुमिनदेही स्तंभ लेख में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी का वर्णन किया गया है। वर्तमान में बात की जाए तो लुम्बिनी नेपाल के रूपेनदेही जिले के अंतर्गत आता है और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्र का नाम राहुल था। तो ये थे इस प्रश्न से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण व्याख्या। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी असम। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अशोक ने जिस कलिंग पे युद्ध किया था वो वर्तमान में उड़ीसा में है, यानी कह सकते हैं अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो वर्तमान में उड़ीसा पर विजय थी, जो अशोक के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुई। और कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य डैश 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 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। ऑप्शन ए 390, ऑप्शन बी 930, ऑप्शन सी 309 और ऑप्शन डी 903 ईस्वी। राइट आंसर ये तो होंगे ही नहीं। 903 और 930 में गुप्त साम्राज्य की बात नहीं होती। तो ए और सी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य को 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तारित कर लिया था। उसका शासनकाल 380 से 415 ईस्वी तक था। उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और उनके शासनकाल को गुप्त काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्हीं के शासनकाल के समय चीनी यात्री फाहियान जो है वो भारत आया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है, यानी कब से कब तक के समय को दिल्ली सल्तनत की अवधि के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए 1106 से 1326 ईस्वी, ऑप्शन बी 1606 से 1826 ईस्वी, ऑप्शन सी 1206 से 1526 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1006 से 1326 ईस्वी तक। तो सल्तनत काल की अवधि आप सभी लोग जानते हैं गुलाम वंश की स्थापना से मानी जाती है और जब जो है मुगल वंश का स्थापना होती है तब तक जो है सल्तनत काल का समय माना जाता है। तो कब होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि 1206 से 1526 ईस्वी तक जो है वो भारत पर 5 राजवंशों का यानी सुल्तानों के शासनकाल की अवधि जो थी उसे मध्यकालीन में भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। सल्तनत काल में राज करने वाले प्रमुख राजवंश हैं गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर उसके बाद आता है लोधी वंश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए सातवाहन, ऑप्शन बी पाल, ऑप्शन सी पांड्य, ऑप्शन डी पल्लव। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को बता दें सातवाहन वंश, पांड्य वंश, पल्लव एवं चोल जो राजवंश थे ये दक्षिण भारत से संबंधित थे, जबकि पाल वंश जो है उत्तर भारत का राजवंश था। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी
तथा इसका सम्राट 750 से 1174 ईस्वी तक बंगाल और बिहार में रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था? ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम की संधि, ऑप्शन बी पुरंदर की संधि, ऑप्शन सी इलाहाबाद की संधि, ऑप्शन डी सालबाई की संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी के हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध मैसूर राज्य के शासक टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कॉर्नवालिस के बीच 1789 से 1792 ईस्वी के दौरान हुआ था। आपको बता दें, इस युद्ध में मराठों व हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों का साथ दिया था और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू को अपना आधा राज्य भारी युद्ध हर्जाना तथा बंधक के रूप में अपने 2 बेटों को अंग्रेज को सौंपना पड़ा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत डैश डैश ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था? ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1859 और ऑप्शन डी 1856। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1858 ईस्वी में। भारत 1858 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद यानी प्रयागराज में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा और महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में भारत की महारानी घोषित किया गया। यह ब्रिटिश साम्राज्य भारत में वर्ष 1947 तक चलता रहा। अगला प्रश्न है, डैश डैश ईस्वी में इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? ऑप्शन ए 1877, ऑप्शन बी 1787, ऑप्शन बी 1867 और ऑप्शन डी 1876। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1876 ईस्वी में महारानी को भारत की सम्राज्ञी या महारानी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? ऑप्शन ए फकीर एवं सन्यासी विद्रोह, ऑप्शन बी इंडिगो विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह और ऑप्शन डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नक्सलबाड़ी विद्रोह। नक्सलबाड़ी विद्रोह की शुरुआत वर्ष 1967 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी जिले में स्थित नक्सलबाड़ी नामक स्थान से हुई थी। यह माओवादी विचार से प्रभावित सशस्त्र आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों तथा जनजातियों के हितों की रक्षा करना था। बाकी अन्य सभी जो हैं वो विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए प्रतिबंधों के कारण ही शुरू हुए और नक्सलबाड़ी विद्रोह जो है इसका परिणाम नहीं था। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन डी मोहम्मद अली जिन्ना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। होम रूल लीग आंदोलन की संस्थापक एनी बेसेंट थी। इस आंदोलन का उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था, परंतु इस आंदोलन में सशस्त्रों के प्रयोग की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, डैश डैश नामक ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ सिंधु नदी के पार का क्षेत्र। कौन सा शब्द जो है ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? ऑप्शन ए जम्मूद्वीप, ऑप्शन बी आर्यावर्त, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी भारतवर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया। इंडिया नाम जो है ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ होता है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र और ग्रीक भाषा में सिंधु को इंडस कहा गया तथा इंडस से ही इंडिया या इंडियन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात इंडिया को भारत कहा जाने लगा है। अगला प्रश्न, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिण भाग बाहरी हिमालय है जिसे डैश डैश भी कहा जाता है। ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी शिवालिक रेंज, ऑप्शन सी कैलाश रेंज, ऑप्शन डी ग्रेट हिमालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक रेंज के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी क्या है? ऑप्शन ए सोलन, ऑप्शन बी धर्मशाला, ऑप्शन सी चंबा, ऑप्शन डी मंडी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश जिसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है कि राजधानी शिमला है, वही हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन या दूसरी राजधानी धर्मशाला है। यह राज्य के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। इसके उपनगर मैक्लॉडगंज में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का मुख्यालय अवस्थित है। यह दलाई लामा का निवास स्थल तथा निर्वासित तिब्बती सरकार की राजधानी भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जापान की सहायता से निर्मित पैथन यानी जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए महानदी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा और ऑप्शन डी गोदावरी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जायकवाड़ी यानी पैथन जल विद्युत परियोजना भारत की एक नदी घाटी परियोजना है जिसे जापान की सहायता से महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जायकवाड़ी गांव के समीप गोदावरी नदी पर बनाया गया है।
इस बांध की कुल लंबाई 10 किलोमीटर तथा इसका मुख्य उद्देश्य महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि करना है। अगला प्रश्न है, उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध डैश डैश मिट्टी से बना है। ऑप्शन ए शुष्क मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी कछारी मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उपजाऊ गंगा का मैदान जो समृद्ध कछारी मिट्टी से बना हुआ है, और कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवक्षेपों से बनती है। अगला प्रश्न है, भारत की स्टैंड अप योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए भारत में सभी मजदूरों के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी कम आय वाले समूहों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए रोजगार को बढ़ावा देना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की स्टैंड अप योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने से संबंधित है। इसकी शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई थी। इसके तहत 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के ऋण देने का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, टैक्स टैक्स भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए एक भुगतान स्थानांतरण प्रणाली शुरू की गई है। ऑप्शन ए स्टेट क्यूआर कोड, ऑप्शन बी गवर्नमेंट क्यूआर कोड, ऑप्शन सी इंडिया क्यूआर कोड, ऑप्शन डी भारत क्यूआर कोड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारत क्यूआर कोड। भारत सरकार द्वारा भुगतानों को आसान बनाने के लिए भुगतान स्थानांतरण प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। इस प्रणाली का उपयोग कर भुगतान प्रणाली को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जल संसाधन नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय द्वारा गंगा को स्वच्छ करने के लिए सार्वजनिक संगठनों से एकत्र किए जाने वाले फंड को क्या नाम दिया गया है। ऑप्शन ए स्वच्छ जल फंड, ऑप्शन बी पीएसयू फंड, ऑप्शन सी स्वच्छ गंगा फंड, ऑप्शन डी जल फंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वच्छ गंगा फंड। केंद्रीय कैबिनेट ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ गंगा फंड के गठन को स्वीकृति दी। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया। स्वच्छ गंगा निधि की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह निधि सबके लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुली हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली। अब इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत अगस्त 2011 में की गई थी। इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञापन पर आधारित मानकों का निर्माण करना तथा पदार्थों में विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री तथा आयात आदि को नियंत्रित करना, जिससे मानव उपयोग के लिए सुरक्षित तथा संपूर्ण आहार की उपलब्धि सुनिश्चित की जा सके। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। डैश डैश को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। ऑप्शन ए विमुद्रीकरण को, ऑप्शन बी वस्तु एवं सेवा कर को, ऑप्शन सी एटीएम कार्ड को, ऑप्शन डी रक्षा कर्मियों के वेतन को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कि जीएसटी के नाम से जानते हैं। वस्तु एवं सेवा कर को एक राष्ट्र एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना गया था। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया और इसके लागू होने के बाद करों में एक रूपता आई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ई गवर्नेंस क्या है। ऑप्शन ए प्रौद्योगिकी संचालित शासन, ऑप्शन बी मानव संचालित शासन, ऑप्शन सी व्यवस्थित शासन, ऑप्शन डी प्रभावी प्रशासनिक शासन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ई गवर्नेंस का तात्पर्य सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से जनता तक आसानी से पहुंचाना है, जिससे सरकारी कार्यालय और जनता दोनों के पैसे और समय की बचत हो सके और बार बार दफ्तरों के चक्कर ना लगाना पड़े। इसे ही प्रौद्योगिकी संचालित शासन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूके, ऑप्शन डी भारत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन एक ऐसा देश है जिसे मुख्य रूप से कम्युनिस्ट यानी माओवादी दलों द्वारा शासित किया गया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वर्ष 1921 ईस्वी में हुई थी। चीन में माओ से तुंग के नेतृत्व में वर्ष 1949 में जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई तथा चीनी साम्यवादी गणतंत्र के प्रथम अध्यक्ष भी माओ से तुंग ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से दो शब्द जोड़े गए थे। ऑप्शन ए समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी न्याय और स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्मनिरपेक्ष बंधुता, ऑप्शन डी लोकतांत्रिक और गणतंत्र।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दो शब्द जोड़े गए और वो थे समाजवाद, पंथ निरपेक्ष या जिसे धर्मनिरपेक्ष भी कहते हैं। और आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी पिडमारी वेंकट सुब्बा राव और ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता पिडमारी वेंकट सुब्बा राव थे। इसे वर्ष 1962 में तेलुगु भाषा में रचा गया था। इसका पहला सार्वजनिक पाठन वर्ष 1963 में विशाखापट्टनम में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1947, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1950 ईस्वी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद तथा हरा। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो बहुत बार पूछा जाता है उसको याद रखना है, वो होता है 3:2। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अगर पूछा जाए तो 3:2 होता है। अगला प्रश्न है, वायु की गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी स्पीडोमीटर, ऑप्शन सी इनेमोमीटर, ऑप्शन डी बैरोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वायु की गति मापने वाले यंत्र को एनीमोमीटर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए श्रव्य, ऑप्शन बी पराश्रव्य, ऑप्शन सी अपश्रव्य, ऑप्शन डी आधुनिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पराश्रव्य तरंगे। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं और इन तरंगों को कुत्ते व बिल्ली ही सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है? ऑप्शन ए पीडी, ऑप्शन बी पीबी, ऑप्शन सी एनआई और ऑप्शन डी सीयू। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनआई। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में एनआई अर्थात निकेल का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है और उत्प्रेरक की उपस्थित मात्रा से ही रासायनिक अपक्रिया का वेग बढ़ाया या घटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वृषण यानी टेस्टीज द्वारा स्त्रवित नर लिंग हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी प्रोजेस्टेरॉन, ऑप्शन डी प्रोजेस्टोजन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वृषण यानी टेस्टेज से निकलने वाले हार्मोन को टेस्टोस्टेरॉन कहते हैं। यह पुरुषोचित लैंगिक लक्षणों के परिवर्धन को एवं यौन आचरण को प्रेरित करता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टोजन मादाओं के अंडाशय में स्रावित होने वाले हार्मोन है, बाकी ये एक नर हार्मोन है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की वीडियो की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एकलिंगी पुष्प के लिए निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। ऑप्शन ए पपीता, ऑप्शन बी गुड़हल, ऑप्शन सी सरसों और ऑप्शन डी मटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि पुष्प में केवल एक जनन अंग, पुष्पांग या जयांग उपस्थित हो तो उसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं और एकलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं पपीता एवं तरबूज का। और जो अन्य ऑप्शन है गुड़हल है, सरसों है, मटर, ये सभी क्या है? द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण है। तो साथियों ये था जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जो आप सभी की आगामी यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के साथ साथ यूपीपी, एसएससी जीटी भर्ती परीक्षा, उन सभी परीक्षाओं के लिए काफी हेल्पफुल है जहां पर जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं जो चैनल पर आप सभी लोगों के लिए बेहतर तैयारी है जीके जीएस की प्रैक्टिस सीरीज शुरू की गई वो आप सभी लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है और क्वेश्चंस हेल्पफुल है तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें। वीडियो के अंत में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।